हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को 5 स्टार एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आकाशीय जालक या फिर त्रिविम जालक। त्रिविम जालक या आकाशीय जालक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्पेस लैटिस। और ये स्पेस लैटिस होता क्या है, आकाशीय जालक होता क्या है, तो देखिए दोस्तों, इसका डेफिनेशन लिखा गया है कि किसी क्रिस्टल में, क्रिस्टल का मतलब होता है ठोस, कोई भी ठोस, तो किसी क्रिस्टल यानी कि किसी ठोस में अवयवी कणों के नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था को त्रिविम जालक कहते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि ये एक सोडियम क्लोराइड का ठोस है। ये किसका ठोस है, तो यह एक सोडियम क्लोराइड का ठोस है, यानी कि सोडियम से मिलकर के ठोस बना है और क्लोरीन से मिलकर के ठोस बना है। इस क्रिस्टल में यानी कि इस ठोस में जो अवयवी कण है वो सोडियम प्लस है और क्लोरीन माइनस है। यानी कि ये जो ठोस बना है इस सोडियम प्लस से बना है और क्लोरीन माइनस से बना है। तो यही तो बोला गया है कि इस क्रिस्टल में अवयवी कणों के नियमित का मतलब हुआ कि नियम के अनुसार, यानी कि नियम के अनुसार क्या है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो इसके बगल में प्लस है, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो उसके बगल में माइनस होगा। यानी कि प्लस होगा तब बगल में माइनस होगा और माइनस होगा तब बगल में प्लस होगा। इसी को हम बोलते हैं नियमित, नियम के अनुसार। तो देखिए किसी क्रिस्टल में, किसी भी क्रिस्टल यानी कि यह एक क्रिस्टल है तो इस क्रिस्टल में अवयवी कणों के नियमित, अवयवी का नियम के अनुसार भी है। एवं त्रिविमीय व्यवस्था को, त्रिविमीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो अगर किसी भी पदार्थ है तो उसमें केवल लंबाई दिखाई दे, केवल इस तरह से लंबाई दिखाई दे। जैसे मान लीजिए कि इसमें केवल लंबाई दिखाई दे रहा है तो इसको हम बोलते हैं एक विमा। अगर मान लीजिए कि लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी दिखाई दे रहा है, चौड़ाई भी दिखाई दे रहा है तो उसको हम बोलते हैं द्विविमा। और किसी में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों पता चल जाए, ये देखिए इसका मोटाई है, ये देखिए इसका लंबाई है और ये देखिए इसका चौड़ाई है, यानी कि किसी भी पदार्थ में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों रहे तो उसको हम त्रिविमा कहते हैं। तो यहाँ पर त्रिविमा का मतलब क्या हुआ कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के अनुसार व्यवस्थित को त्रिविम जालक कहते हैं। यानी कि किसी क्रिस्टल में, किसी भी ठोस में अवयवी कणों को नियम के अनुसार साथ ही अवयवी कणों को तीन विमा के अनुसार, तीन विमा का मतलब क्या हुआ कि लंबाई के अनुसार भी, चौड़ाई के अनुसार भी और ये देखिए इसका मोटाई के अनुसार भी अवयवी कण को व्यवस्थित हो जाना ही क्या कहलाता है, त्रिविम जालक या आकाशीय जालक कहलाता है। यानी कि एक बार फिर से बोल देते हैं कि किसी क्रिस्टल में अवयवी कण को नियम के अनुसार और साथ ही त्रिविमा के अनुसार, त्रिविमा मतलब लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के अनुसार व्यवस्थित हो जाना ही क्या कहलाता है, त्रिविमीय जालक या आकाशीय जालक कहलाता है। अगर हम बात करें कि इस त्रिविम जालक में अवयवी कण, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि सोडियम है तो सोडियम के कण को इस बिंदु के द्वारा दर्शाया गया, क्लोरीन है तो क्लोरीन को इस बिंदु के द्वारा दर्शाया गया, इस क्लोरीन को इस बिंदु के द्वारा दर्शाया गया। यानी कि किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी ठोस में अवयवी कण को यानी कि छोटे छोटे कण को जिस बिंदु के द्वारा हम निरूपित करते हैं उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं जालक बिंदु। यानी कि इस क्रिस्टल में अवयवी कण को जिस बिंदु के द्वारा हम लोग निरूपित किए हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। अगर हम बात करें कि किसी क्रिस्टल में, मान लीजिए कि ये क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में दो बिंदु को मिलाए हैं, एक ए बिंदु को और एक ए बिंदु को, यानी कि दो बिंदु को मिलाए हैं तो एक रेखा बना है, तो उस रेखा को हम लोग बोलते हैं जालक रेखा। यानी कि किसी भी क्रिस्टल में दो जालक बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जालक रेखा कहते हैं। अगर हम तीसरा बात करें कि दो जालक, एक जालक रेखा ए है और एक जालक रेखा ई है, तो अगर दो जालक रेखा बना है तो दो जालक रेखा के बीच में कुछ कोण भी बनेगा। तो दो जालक रेखा के बीच अगर कुछ कोण बनता है तो उस कोण को हम लोग बोलते हैं जालक कोण कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे इकाई सेल। इकाई सेल को हम लोग एकक कोशिका भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल होता क्या है, इकाई सेल होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्रिस्टल क्या होता है। तो क्रिस्टल क्या होता है कि जो ठोस होता है, ठोस का ही दूसरा नाम क्या है, क्रिस्टल। क्रिस्टल किसको कहेंगे, ठोस को ही क्रिस्टल बोलेंगे। यानी कि एक क्रिस्टल, एक ठोस का निर्माण कैसे होता है, तो अगर हम बात करें कि एक ठोस का निर्माण होता है बहुत सारे छोटे छोटे कण को आपस में दोहरा करके, यानी कि एक कण हम लीजिए और उसी के जैसा बहुत सारे छोटे छोटे कण को आपस में दोहराएंगे, तब जाकर के हमारा एक ठोस का निर्माण होगा, एक क्रिस्टल का निर्माण होगा। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जिस छोटे छोटे कण को हम बार बार दोहरा करके एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं, उस छोटे से कण को ही हम लोग क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं, एकक कोशिका कहते हैं। चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कारीगर है और एक कारीगर एक दीवार को बना रहा है, इस तरह से एक दीवार को बना रहा है। तो अगर इस दीवार को कारीगर बनाएगा तो इसमें छोटे से कण किसको दोहराएगा बार बार, तो अगर कोई कारीगर दीवार को बनाता है तो इसमें बहुत सारे ईंट कारीगर लगाता है और इस ईंट को पैटर्न में क्या करता है कि एक ईंट
आगे दीवार में लगाता है, उसके बाद उसके बगल में दूसरा ईंट को दोहराता है, उसके बाद फिर से तीसरा ईंट को लगाता है दीवार में, फिर से एक और ईंट को लगाता है, फिर से एक और ईंट को लगाता है, फिर से एक और ईंट को लगाता है। इस तरह से एक दीवार बनाने में कारीगर क्या करता है कि बहुत सारे ईंट को बार बार रिपीट करता है, दोहराता है, तब जाकर के एक संपूर्ण दीवार का निर्माण होता है। उसी तरह से दोस्तों एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण कैसे होता है? तो एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है बहुत सारे छोटे छोटे इकाई सेल को आपस में मिलाने से। यानी कि यहां पर फिर से हम समझते हैं कि मान लीजिए कि यह एक घन का दीवार है, और यह घन के दीवार कैसे बना होगा? तो यह घन का दीवार दोस्तों एक छोटे से घन, इस तरह से एक छोटे से घन होगा, और इस छोटे से घन को हम बार बार रिपीट किए हैं, तब जाकर के एक संपूर्ण घन का दीवार बना है। यानी कि इस घन के दीवार में जिस छोटे से कण को हम बार बार रिपीट किए हैं, उस छोटे से कण को ही हम क्या कहते हैं? इकाई सेल कहते हैं, एकक कोशिका कहते हैं। जैसे हम यहां पर डिफिनेशन समझते हैं कि किसी क्रिस्टल का, क्रिस्टल मतलब किसी ठोस का वह सूक्ष्म इकाई, वह छोटा सा इकाई, इस ठोस का वह छोटा सा इकाई जिसको बार बार पुनरावृत्ति करने पर यानी कि दोहराने पर एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? इकाई सेल कहते हैं। यानी कि एक बड़ा ठोस बनाने के लिए जिस छोटे ठोस को हम बार बार रिपीट करते हैं, उस छोटे ठोस को हम क्या कहते हैं? इकाई सेल कहते हैं, एकक कोशिका कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हमको उम्मीद करते हैं कि इकाई सेल आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे इसके बाद। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो इकाई सेल होता है, इकाई सेल किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों सॉलिड स्टेट चैप्टर में जो हम इकाई सेल पढ़ेंगे वो घन के रूप में रहेगा। यानी कि इस चैप्टर में जो इकाई सेल रहेगा वो क्या रहेगा? एक घन रहता है इकाई सेल के रूप में, यानी कि एकक कोशिका के रूप में। अगर हम बात करेंगे कि इस घन में कोना कितना होता है, तो एक घन में कोना जो होता है 8 होता है, फलक जो होता है 6 होता है, किनारा जो होता है वो 12 होता है, और केंद्र जो होता है 1 होता है। जैसे अगर हम बात करें कि यह एक डब्बा जो है एक घन के आकार में है, इसमें अगर हम बात करें कि इस घन में यानी कि इस डब्बा में कितना कोना है, तो इसमें 1 कोना, 2 कोना, 3, 4, इधर हो गया कितना कोना? 1 2 3 4, और इधर की बात करें तो 1 2 3 4 इधर हो गया। यानी कि टोटल इस घन में कितना कोना है? तो 8 कोना है। तो इस घन में टोटल कितना कोना होता है? 8 कोना होता है। अगर हम इस घन का फलक का बात करें तो फलक क्या होता है? तो देखिए इसका एक फलक ई हो गया आगे वाला, और एक इसका पीछे वाला, एक आगे वाला हुआ, एक पीछे वाला हुआ, एक ई साइड का हुआ, एक ई साइड का हुआ, 1 2, एक ई साइड 3, एक ई साइड 4, एक नीचे 5 और एक ऊपर 6। इसी को कहते हैं फलक बोलते हैं। यानी कि एक घन में जो फलक होता है वो 6 होता है। अगर बात करें कि एक घन में कितना किनारा होता है, तो किनारा होता है 12। कौन कौन से किनारा होता है दोस्तों? तो अगर हम बात करें तो इधर देखते हैं, तो एक किनारा ई है, एक ई 2, एक ई 3, एक ई 4, 4 किनारा इधर हो गया, 4 किनारा इधर हो जाएगा, 5 6 7 8, इधर एक ऊपर हो गया 9, एक नीचे हो गया 10, और पीछे 2 होगा 11, और एक ही हो गया 12। यानी कि एक घन में जो किनारा होता है वो टोटल 12 होता है। अगर बात करें कि एक घन में केंद्र कितना होता है, तो कोई भी चीज में केंद्र एक ही को होता है, चाहे गोला रहे, चाहे घन रहे, चाहे कोई भी चीज रहे, उसमें केंद्र मात्र एक होता है। यानी कि हम यहाँ पर ये समझे कि जो इकाई सेल होगा एक घन के रूप में होगा, और जो घन होगा, घन में कोना की संख्या 8 होगा, फलक की संख्या 6 होगा, किनारा की संख्या 12 और केंद्र की संख्या 1 होता है। अब हम लोग जानते हैं कि इकाई सेल में यानी कि इस घन में कोनों पर उपस्थित कणों का वितरण कितना होता है, तो कोनों पर उपस्थित कणों का वितरण 1/8 होता है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि एक घन है तो घन में ई कोना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोना है। तो कोना पर क्या है कि इस तरह से एक अवयवी कण है, एक गोला है। यानी कि जो अवयवी कण रहता है वो इस तरह से गोला के रूप में रहता है। अगर इसमें एक गोला यहां पर है, इसका मतलब इसका वितरण 1/8 है। 1/8 वितरण का मतलब यह हुआ दोस्तों कि एक गोला को हम 8 बराबर भागों में बांटेंगे, 1 4 बराबर भाग हो गया, और इस तरह से 8 बराबर भाग में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक गोला को अगर हम 8 बराबर भागों में बांटते हैं तो उसका जो 8वां भाग होगा, ई जो मान लीजिए कि ई इसका 8वां भाग है, तो ई वाला जो छोटा सा एगो भाग है, ई जो भाग है, यही भाग एक कोना पर उपस्थित रहता है। ऐसे 8 जो भाग बना है एक गोला का, वो 8 भाग एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कि
एक घन में एक इकाई सेल में 8 कोना होता है और 8 कोना पर टोटल एक अवयवी कण होता है और इसी 8 एक गोला को एक अवयवी कण को 8 बराबर भागों में बांट करके सभी जगह पर रख देते हैं। दूसरा इसका मतलब समझते हैं कि फलक पर उपस्थित कणों का वितरण 1/2 होता है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जो फलक है, फलक पर उपस्थित कणों का वितरण 1/2 है, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि एक गोला होगा और उसका अगर हम बराबर भागों में बांट देंगे, 2 बराबर भागों में बांट देंगे, तो देखिए एक गोला का ई कौन सा भाग हुआ, 1/2 भाग हुआ। तो ये जो 1/2 भाग हुआ, यही भाग कहाँ उपस्थित रहता है, तो ये भाग उपस्थित रहता है एक फलक पर। अगर हम बात करें कि किनारों पर उपस्थित कणों का वितरण कितना होता है, तो किनारों पर उपस्थित कणों का वितरण 1/4 होता है, यानी कि एक गोला का 1/4 हिस्सा, जैसे यहाँ पर एक गोला है तो इसका 1/4 हिस्सा, ये जो 1/4 हिस्सा ही बना है, यही हिस्सा कहाँ उपस्थित रहता है, तो किनारों पर उपस्थित रहता है। अगर केंद्र पर उपस्थित कणों का वितरण कहा जाए तो केंद्र पर उपस्थित कणों का वितरण नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र पर एक संपूर्ण गोला उपस्थित रहता है। अब हम यहाँ पर तक समझ गए होंगे कि इकाई सेल में कोनों पर उपस्थित कणों का वितरण कितना होता है, 1/8 होता है। फलक पर उपस्थित कणों का वितरण 1/2 होता है और किनारों पर उपस्थित कणों का वितरण 1/4 होता है और केंद्र पर उपस्थित कणों का वितरण नहीं होता है, यानी कि केंद्र पर एक संपूर्ण गोला उपस्थित रहता है। आगे हम पढ़ते हैं कि इकाई सेल कितने प्रकार के होता है और कौन कौन से इसका प्रकार होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों इकाई सेल के प्रकार। तो इकाई सेल के कितने प्रकार होता है, तो इकाई सेल के 2 प्रकार होता है दोस्तों। 2 प्रकार कौन कौन से होता है, तो पहला होता है समान इकाई सेल। समान इकाई सेल को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। इसी का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं आध इकाई सेल। इसका दूसरा नाम क्या है, आध इकाई सेल। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर हम बात करें कि इकाई सेल का जो दूसरा प्रकार होता है उसको क्या कहते हैं, तो दूसरा प्रकार को हम लोग बोलते हैं केंद्रीय इकाई सेल, जिसका इंग्लिश नाम है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम पढ़ते हैं कि पहला कि इकाई सेल होता क्या है, समान इकाई सेल होता क्या है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो इकाई सेल होता है वह एक घन के रूप में होता है। इससे कुछ देर पहले हम लोग पढ़े कि इकाई सेल किस रूप में होता है, घन के रूप में होता है। यानी कि समान इकाई सेल होगा क्या, तो वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण सिर्फ 8 कोनों पर उपस्थित रहता है, तो उसे हम कहते हैं समान इकाई सेल। यानी कि दोस्तों हम क्या कहें कि जो हमारा इकाई सेल जो रहता है एक घन के रूप में रहता है। इस तरह से एक घन के रूप में इकाई सेल होता है और इसी घन में अगर अवयवी कण सिर्फ 8 कोनों पर है, यानी कि एक कण यहाँ रहे, एक कोण इस कोना पर रहे, एक कोण इस कोना पर रहे, एक कोण इस कोना पर रहे, यानी कि 1 2 3 4 कोना इधर हो गया और 4 कोना इधर, 1 2 3 4 कोना इधर हो गया। यानी कि एक घन में 8 कोनों पर अगर अवयवी कण उपस्थित रहता है तो वैसे सेल को हम क्या कहते हैं, समान इकाई सेल कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक घन है यानी कि क्या है, एक इकाई सेल है, घन के रूप में ही इकाई सेल होता है। तो इस घन में अगर अवयवी कण का बात किया जाए तो इस घन में अवयवी कण कहाँ है, तो एक कोना यहाँ है, एक कोना यहाँ है, एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ, एक ए टोटल कितना कोना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक घन में अवयवी कण अगर 8 कोनों पर उपस्थित रहता है तो वैसे सेल को हम क्या कहते हैं, समान इकाई सेल कहते हैं। तो यहाँ पर डिफिनेशन पढ़ते हैं, वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण सिर्फ 8 कोनों पर उपस्थित रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे समान इकाई सेल कहते हैं। अगर बात किया जाए और देखिए यहाँ पर एक समान इकाई सेल में अवयवी कण 8 कोना पर सिर्फ उपस्थित है और 8 कोना पर अवयवी कण किस प्रकार से उपस्थित रहता है, तो देखिए इस घन में अवयवी कण इस कोना पर है तो इस कोना पर अवयवी कण इस तरह से उपस्थित रहता है, दूसरा कोना है तो दूसरा कोना पर भी अवयवी कण उपस्थित रहता है, तीसरा कोण है तो तीसरा कोना पर अवयवी कण इस तरह से है, चौथा कोण पर भी अवयवी कण इस तरह से रहता है और पांचवा कोण पर इस तरह से रहेगा, छठा पर इस तरह से, इस पर और इस पर। यानी कि अगर इस तरह से अवयवी कण सिर्फ 8 कोना पर उपस्थित रहता है तो वैसे सेल को हम क्या कहते हैं, समान इकाई सेल। ये हमारा रियल स्ट्रक्चर है, लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसको इस स्ट्रक्चर द्वारा निरूपित करते हैं। यानी कि अगर बात किया जाएगा कि समान इकाई सेल में अवयवी कण कहाँ उपस्थित रहता है, तो सिर्फ और सिर्फ 8 कोनों पर उपस्थित रहता है। अगर हम बात करें कि समान इकाई सेल को किसके द्वारा निरूपित करते हैं, तो समान इकाई सेल को एससी द्वारा निरूपित करते हैं। तो एससी में अगर अवयवी कणों की संख्या पूछ दिया जाए या परमाणु की संख्या पूछ दिया जाए
या लैटिस बिंदु की संख्या पूछ दिया जाए तो स्थिति में परमाणु की संख्या लैटिस बिंदु की संख्या कितना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एससी में अवयवी कण कहां उपस्थित है, तो सिर्फ और सिर्फ 8 कोना पर उपस्थित है। तो यहां पर हम लिखेंगे 8 गुना इसमें कणों का वितरण कितना होता है, कोनों पर उपस्थित कणों का वितरण कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कोनों पर उपस्थित कणों का वितरण 1/8 होता है, यानी कि जितना कोना है उसके वितरण से अगर हम गुना कर देते हैं तो आ जाता है परमाणु की संख्या, यानी कि 8 से 8 कट गया, यानी कि इसमें जो परमाणु की संख्या होगा समान इकाई सेल में जो परमाणु की संख्या होगा वो कितना होगा 1। अब हम लोग पढ़ते हैं केंद्रीय इकाई सेल क्या होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों इकाई सेल का दूसरा प्रकार जिसका नाम है केंद्रीय इकाई सेल। केंद्रीय इकाई सेल यानी कि सेंट्रल यूनिट सेल क्या होता है, तो देखिए दोस्तों ये क्या होता है, वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण 8 कोना के साथ साथ अन्य भाग में भी उपस्थित रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय इकाई सेल कहते हैं। यानी कि इकाई सेल क्या होता है दोस्तों, तो इकाई सेल का मतलब होता है एक घन के आकार में रहना चाहिए, यानी कि जो भी एक घन है उसी को बोलते हैं इकाई सेल। तो इस इकाई सेल में अगर अवयवी कण 1 2 3 4 5 6 7 8 कोना के साथ साथ किसी अन्य भाग में भी अगर अवयवी कण उपस्थित रहता है तो वैसे सेल को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय इकाई सेल कहते हैं। जैसे यहां पर समझते हैं कि यहां पर हम इकाई सेल ले लिए हैं और इस इकाई सेल का अगर बात करें तो इसमें अवयवी कण कहां है, तो इसमें अवयवी कण 8 कोना पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 8 कोना के साथ साथ अन्य भाग में भी उपस्थित रहे, जैसे मान लीजिए कि केंद्र में उपस्थित रहे या फिर केंद्र में न होकर के फलक पर उपस्थित रहे या फिर फलक पर भी नहीं रहे तो इधर साइड में उपस्थित रहे, इस तरह से अगर अवयवी कण 8 कोना के साथ साथ अन्य केंद्रीय भाग में भी अवयवी कण उपस्थित रहता है तो वैसे उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं केंद्रीय इकाई सेल। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि केंद्रीय इकाई सेल कितने प्रकार के होता है, तो केंद्रीय इकाई सेल जो होता है वह 3 प्रकार के होता है। कौन कौन से इसका प्रकार होता है, तब पहला होता है अंतः या पिंड केंद्रीय इकाई सेल। पहला क्या होता है, अंतः या पिंड केंद्रीय इकाई सेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और शॉर्ट में इसको हम बीसीसी के नाम से भी जानते हैं। अगर दूसरा इसका प्रकार का बात की जाए तो दूसरा प्रकार होता है फलक केंद्रीय इकाई सेल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और शॉर्ट में इसका हम नाम देते हैं एफसीसी के नाम से भी जानते हैं। तीसरा इसका जो प्रकार होता है वह होता है अंत केंद्रीय इकाई सेल। अंत केंद्रीय इकाई सेल को दोस्तों हम लोग बोलते हैं इन सेंटर्ड यूनिट सेल और इसको शॉर्ट में हम लोग ईसीसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि केंद्रीय इकाई सेल का जो 3 प्रकार है ये क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं कि अंतः या पिंड केंद्रीय इकाई सेल क्या होता है। देखते हैं दोस्तों अंतः या पिंड केंद्रीय इकाई सेल क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और इसको हम शॉर्ट में बीसीसी के द्वारा भी निरूपित करते हैं। अभी होता क्या है, पिंड केंद्रीय इकाई सेल होता क्या है, तो देखिए मान लीजिए कि यह एक इकाई सेल है और इस इकाई सेल में अगर अवयवी कण 8 कोना के साथ साथ एक केंद्र पर भी उपस्थित रहे, जैसे इसमें अवयवी कण 8 कोना 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अवयवी कण 8 कोना के साथ साथ एक केंद्र में भी इसके एक बीचों बीच यानी कि केंद्र में अवयवी कण उपस्थित रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतः या पिंड केंद्रीय इकाई सेल कहते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण 8 कोना 1 2 3 4 5 6 7 8 कोना के साथ एक केंद्र में उपस्थित रहता है तो उसे अंतः या पिंड केंद्रीय इकाई सेल कहते हैं। यानी कि अवयवी कण 8 कोना के साथ साथ एक केंद्र में उपस्थित रहेगा तो वैसे उसी को हम क्या कहते हैं, अंतः या पिंड केंद्रीय इकाई सेल कहते हैं। अगर बात किया जाएगा कि अंतः या पिंड केंद्रीय इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितना होता है या लैटिस बिंदु की संख्या कितना होता है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पिंड केंद्रीय इकाई सेल में अवयवी कण जो होता है कोना पर होता है, 8 कोना पर होता है। कहां होता है, तो 8 कोना पर। तो इसके लिए हम 8 कोना है इसलिए हम 8 लिखे हैं। अगुना हम लोग जानते हैं कि कोनों पर उपस्थित कणों का जो वितरण होता है 1/8 होता है। तो जितना कोना है उसमें उसका वितरण से हम गुना कर देंगे। प्लस साथ ही साथ 8 कोना के साथ साथ अवयवी कण कहां है, तो एक केंद्र में भी है। तो केंद्र में उपस्थित कणों का वितरण नहीं होता है तो एक केंद्र में है, एक केंद्र अवयवी कणों में उपस्थित कणों का वितरण नहीं, केंद्र
केंद्र पर उपस्थित कणों का वितरण नहीं होता है, यानी कि केंद्र पर उपस्थित कणों का वितरण 1 होता है, तो इसको हम 1 से गुना करेंगे। यानी कि इसको जब हम इस तरह से करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा और 1 गुना 1 कितना होगा, 1 होगा। यानी कि यहां से बचा 1 और प्लस 1 गुना 1 1 हुआ। यानी कि अगर हम बात करें कि बीसीसी में परमाणु की संख्या कितना होता है, तो 1 + 1 2 होता है। चलिए अब हम दूसरा प्रकार देखते हैं जिसका नाम है फलक केंद्रीय इकाई सेल। दूसरा हम लोग देखते हैं दोस्तों फलक केंद्रीय इकाई सेल। फलक केंद्रीय इकाई सेल क्या होता है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को हम लोग एफसीसी के नाम से भी जानते हैं। ये होता क्या है, तो मान लीजिए ये क्या होता है, तो यह एक इकाई सेल है, और यदि इकाई सेल में अवयवी कण 8 कोना 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अवयवी कण 8 कोना के साथ साथ 6 फलक पर। अब इसका फलक क्या होता है, तब फलक देखिए क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 एक फलक होता है। जैसे हम यहाँ पर समझते हैं, ये एक इकाई सेल है, और इस इकाई सेल में यदि अवयवी कण 8 कोना 1 2 3 4 और इधर 4 5 6 7 8, यानी कि फलक केंद्रीय इकाई सेल में अवयवी कण कहाँ होता है, 8 कोना पर उपस्थित होता है, और साथ ही साथ 6 फलक पर होता है। तो इसका फलक क्या होता है, तो देखिए एक फलक ई होता है, तो इसमें एक अवयवी कण उपस्थित रहे। दूसरा फलक ई होता है 2 1 2, और एक फलक ई होता है 3, यानी कि 1 2 ई हो गया, 3 ई हो गया, और 4 ई हो गया, और एक ऊपर और एक नीचे, 6 फलक। कौन कौन 6 फलक हुआ, तो एक ऊपर एक नीचे 2, एक ई साइड और एक साइड 2, और एगो आगे पीछे, तो टोटल कितना फलक हो गया, 6 फलक हो गया। यानी कि अवयवी कण 8 कोना के साथ साथ 4 कोना इधर और 4 कोना इधर, 8 कोना के साथ साथ 6 फलक पर उपस्थित रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फलक केंद्रीय इकाई सेल कहते हैं। फलक केंद्रीय इकाई सेल किसे कहेंगे दोस्तों, तो अगर अवयवी कण 8 कोना के साथ साथ 6 फलक, एक ऊपर एक नीचे, एक ई साइड और एक साइड, 4 कोना हो गया, एक आगे हो गया ई और एक ही पीछे हो गया, यानी कि 8 कोना के साथ साथ 6 फलक पर अवयवी कण उपस्थित रहे, तो उसे हम कहते हैं फलक केंद्रीय इकाई सेल कहते हैं। अगर बात किया जाए कि फलक केंद्रीय इकाई सेल में यानी कि एफसीसी में परमाणु की संख्या कितना होता है, तो इसमें परमाणु की जो संख्या होता है वो हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम जानते हैं कि इसमें 8 कोना पर अवयवी कण उपस्थित है, तो 8 और कोना पर उपस्थित कणों का वितरण कितना होता है दोस्तों, तो 1/8 होता है, और साथ ही साथ इसमें फलक पर भी उपस्थित है, तो एक घन में कितना फलक होता है, तो 6 फलक होता है। अब फलक पर उपस्थित कणों का वितरण हम लोग जानते हैं कि 1/2 होता है। चलिए इसी का सॉल्यूशन कर देते हैं, तो ए से ई कट गया और ए से ई कटा 3 बार में, यानी कि इधर 1 बचा और इधर 3 एकम 3, यानी कि 3 बचा। यानी कि एफसीसी में जो परमाणु की संख्या होता है या लैटिस बिंदु की संख्या जो होता है या जालक बिंदु की संख्या पूछा जाए तो इसमें कितना होता है, तो 4 होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका तीसरा प्रकार जिसका नाम है अंत केंद्रीय इकाई सेल। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों केंद्रीय इकाई सेल का तीसरा प्रकार जिसका नाम है अंत केंद्रीय इकाई सेल। अंत केंद्रीय इकाई सेल को एंड सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोलते हैं और इसको शॉर्ट में हम ईसीसी भी बोलते हैं। ई होता क्या है, अंत केंद्रीय इकाई सेल होता क्या है, तो देखिए दोस्तों अगर कोई इकाई सेल है, मान लीजिए कि यह एक इकाई सेल है और इस इकाई सेल में अवयवी कण 8 कोना के साथ साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 कोना के साथ साथ अगर अवयवी कण 2 विपरीत फलक कौन हो सकता है, तो अगर ऊपर वाला फलक पर है तो नीचे वाला फलक पर होना चाहिए अवयवी कण, अगर आगे वाला फलक पर है तो पीछे वाला फलक पर अवयवी कण होना चाहिए, अगर इस साइड में अवयवी कण है तो इस साइड में अवयवी कण होना चाहिए। यानी कि अगर अवयवी कण 8 कोना के साथ साथ 2 विपरीत फलक पर उपस्थित रहता है तो वैसे सेल को हम अंत केंद्रीय इकाई सेल कहते हैं। जैसे यहां समझते हैं कि इस इकाई सेल में अवयवी कण कहां उपस्थित है, तो 8 कोना पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोना पर अवयवी कण उपस्थित है और साथ ही साथ 2 विपरीत फलक पर उपस्थित रहना चाहिए। यानी कि ऊपर है तो नीचे रहना चाहिए, या फिर ऊपर नीचे ना होकर के इस साइड में है तो इस साइड में होना चाहिए, या फिर क्या हो सकता है कि अगर आगे है तो पीछे होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अवयवी कण 8 कोना के साथ साथ कोई 2 विपरीत फलक पर
पर उपस्थित रहता है तो वैसे सेल को हम अंत केंद्रीय इकाई सेल कहते हैं। अगर बात किया जाए कि अंत केंद्रीय इकाई सेल, इसी में परमाणु की संख्या कैसे कितना होता है, तो इसी में परमाणु की संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि इसी में अवयवी कण 8 कोना पर उपस्थित होता है, तो 8 कोना पर उपस्थित है। अब कोनों पर उपस्थित जो कणों का वितरण होता है वो 1/8 होता है। अब प्लस इसमें अवयवी कण जो है 2 विपरीत फलक पर भी उपस्थित है, यानी कि कितना फलक पर है, तो 2 फलक पर है। और फलक पर उपस्थित कणों का जो वितरण होता है वो 1/2 होता है, तो 1/2 से गुणा करते हैं। यहाँ से 8 से 8 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि कितना बचा, तो इसमें 1 बचा प्लस और इसमें 1 बचा, यानी कि इसमें जो अवयवी कणों की संख्या होता है, इसी में जो अवयवी कणों की संख्या या परमाणु की संख्या या लैटिस बिंदु की संख्या पूछा जाए तो कितना होता है, तो 2 होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इकाई सेल और इकाई सेल के प्रकार अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमियां रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले वीडियो में।